हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीप अरोड़ा घुमार मंडी लुधियाना से। जैसे कि आपको मालूम है कि 5 o'clock हम आपसे रूबरू होते हैं और आज का जो सेशन है ये एजुकेटिव तो होगा ही, साथ में अवेयरनेस के बेस्ड होगा। वो अवेयरनेस कैसे होगी वो जब हम बात को आगे बढ़ाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि अवेयरनेस में सबसे बड़ी बात करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस के बेसिस पे। सेकंड बात करेंगे हम पैकेजेस के बेसिस पे। ये दो जो टर्म्स मैंने बोली हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस एंड पैकेजेस, इन दो चीज़ों ने कंसल्टेंट्स को इतना बदनाम किया है, जो अच्छे कंसल्टेंट्स हैं उनको इतना बदनाम किया है कि आपको मैं बता नहीं सकता। बट ग्रेजुअली जब बात चलेगी तो काफ़ी बातें करेंगे। और जैसे आपको मालूम है कि माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमार मंडी से ऑपरेट कर रहा है, पर्ल पैलेस से और लुधियाना से, और एक हमारा ऑफिस श्री गंगानगर में है, वहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं। मिस्टर सिकंदर अरोड़ा वहाँ पर टेक केयर करते हैं उस ऑफिस का। आइल्स का भी हमने शुरू किया है वहाँ पर, तो जो स्टूडेंट्स वहाँ पर आइल्स पढ़ना चाहते हैं श्री गंगानगर में, बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक है, एच ब्लॉक की डिग्गी पे हमारा ऑफिस है, मोनालिसा बिल्डिंग में। वहाँ पर आप जाके जो भी काउंसलिंग है वो ले सकते हैं। नहीं समझ आता तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और रही बात वर्ड अपडेट की, वो भी मैंने कहा था कि जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले वर्ड अपडेट की बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरे व्यूअर्स हैं वो वर्ड अपडेट के बारे में सोचते हैं कि जब भी हम फ्राइडे 5 o'clock आपके साथ इंटरेक्टेड हों तो एटलीस्ट जो आज का सिनेरियो है वर्ड अपडेट का उसके बारे में बात करें। उसके बाद फिर मैंने बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस हैं और पैकेजेस हैं या आइल्स के सर्टिफिकेट की जो सेल परचेज होता है या कोई टेम्परिंग होती है सर्टिफिकेट्स, उसके बारे में बड़े खुल के विस्तार से बात करेंगे। तो जो मेरे व्यूअर्स माई वीज़ा ओवरसीज़ पे फेथ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और बहुत बड़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियो को साथ साथ में शेयर करते रहें ताकि उनके भी फ्रेंड्स इस वीडियो को सुन सकें, देख सकें, समझ सकें, जिन्होंने ओवरसीज़ एजुकेशन लेने जाना है या ओवरसीज़ ट्रैवलिंग करने जाना है। तो किसी भी तरह से इन्होंने इंडिया को छोड़कर बाहर जाना है, चाहे परमानेंट या टेम्प्रेरी, उनके लिए ये वीडियो बहुत बढ़िया होगी। सो पहले बात करते हैं वर्ड अपडेट के बारे में। जैसे आपको मालूम है कि पूरे वर्ल्ड का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो कनाडा रहता है। हमें भी 90% जो कॉल्स हैं वो कनाडा के लिए आती हैं। और कनाडा का जो फ्रेश अपडेट्स तो यही है कि जैसे अभी बैन लगा हुआ है एयर ट्रैवल का, तो उम्मीद है कि 21 अगस्त को जो डेज़ बताए जाते हैं, जो डेट्स बताई जाती हैं कैनेडियन हाई कमीशन से, तो जो ट्रैवल बैन है वो लिफ्ट होगा, आप जा पाएंगे। और जो वाया आप जा रहे हैं, जैसे कोई जा रहा है सर्बिया से, कोई जा रहा है दोहा कतर से, कोई मैक्सिको से जा रहा है, तो आपको वाया का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, ट्रैवल बैन भी लिफ्ट होगा। और 7 सितंबर को जो बहुत अच्छी खबर है कि आपको वाया जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बढ़िया खबर है जो फ्रेंड्स कनाडा जाना चाहते हैं। बट एंड ऑफ द डे 1-1.5 महीना वही आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे अभी 30 जुलाई है, अगस्त का सारा महीना पड़ा है, सितंबर का भी फर्स्ट वीक पड़ा है। तो यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वाया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट 21 अगस्त तक आपको हो सकता है कि वाया जाना पड़े। वाया का मतलब होता है कि आपको थर्ड कंट्री के थ्रू जाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया से कनाडा की जो फ़्लाइट्स हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। कनाडा ये कहता है कि यदि आप आना चाहते हो तो किसी थर्ड कंट्री में स्टे करके आओ, वहाँ पर अपना कोविड टेस्ट दिखाओ, कोविड टेस्ट आपका नेगेटिव है, तब हमारी कंट्री में आओ। बट कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो वाया में भी क्वारंटीन करवा लेती हैं। जैसे सर्बिया को मैंने बताया कि सर्बिया ने 17 डेज़ का क्वारंटीन रख दिया। अब कुछ कंट्रीज़ होती हैं वो पैसा कमाने की होड़ में होती हैं कि उनके पास लोग आएंगे, 7 डेज़ का स्टे होगा, फैमिली आएगी तो बहुत बढ़िया। अब वहाँ पर नेचुरली कि लोग ख़रीदारी करेंगे, खाना खाएंगे
और काफ़ी एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़ते हैं। तो अंदाज़ा लेके चलिए कि लाख 1.5 लाख रुपया पर पर्सन 7 डेज़ का क्वारंटीन लग जाता है। और पूरी फैमिली हो तो फिर आप आइडिया ले सकते हैं कितना खर्च आता है। और टिकट भी कितनी महंगी, देखो कनाडा की टिकट जो है वो 60-70,000 की रेंज में बिकती रही हैं, यदि मैं लास्ट ईयर की बात करूँ। आजकल की डेट में लाख प्लस हो गई हैं, 1 लाख से कम तो कोई टिकट ही नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ा भारी बर्डन पड़ता है जो ट्रैवलर्स होते हैं। अब जिनको जाना ही जाना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन रोक सकता है, रेजिडेंसी जिनके पास है उनको कौन रोक सकता है, जिनके पास वर्क परमिट है उनको कौन रोक सकता है, या जिनके पास सिटीजनशिप है और इंडिया में फंसे हुए हैं उनको कौन रोक सकता है। पर फिर भी पैसा 3 टाइम्स या एटलीस्ट 2 टाइम्स तो देना पड़ ही रहा है। तो ये जो साल गुजरा है फ्रॉम द लास्ट मार्च 2020 की बात करें अब तक, तो मुझे लगता है कि ये 17 मंथ्स बहुत ही दुखदायक रहे हैं। जो ट्रैवलर्स हैं जो फंस गए यहाँ पर, जो इंडिया में फंस गए, उनके लिए कनाडा जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अभी कनाडा ने खैर अभी जो बैन लिफ्ट करेंगे ट्रैवल का, तो हो सकता है कि उसमें वो विदाउट क्वारंटीन वो जा पाएंगे। और बट कंडीशन इज दैट कि फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, आपकी 2 डोज लगनी जरूरी है। देखो एक पार्शियली वैक्सीनेटेड होता है, एक फुली वैक्सीनेटेड होता है, तो आपको फुली होना पड़ेगा, 2 डोज लेनी पड़ेंगी। नहीं लेते तो क्वारंटीन होना पड़ेगा आपको 14 डेज़ के लिए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आप वैक्सीनेटेड हो जाइए, आपने कनाडा जाना है। और इसके बाद बात करते हैं यूरोप की। यूरोप से बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप यूरोप जा सकते हैं। शेंगन का वीज़ा है वो ओपन है, फ़्लाइट्स भी आपके लिए ओपन है, वीज़ाज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए। और स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करिए, पोलैंड का वीज़ा अप्लाई करिए, या जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करिए, हंगरी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये आपको जो वीज़ाज़ में कुछ रिलैक्सेशन दे सकती हैं। और पर उसके लिए एक चेकलिस्ट है, वो मैंने कई वीडियोज़ ऐसी बनाई हैं। माई वीज़ा ओवरसीज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाके आप वीडियोज़ देख सकते हैं कि यदि आपने शेंगन कंट्री में जाना है, एज ए विजिटर जाना है या एज ए टूरिस्ट जाना है, क्या क्या चेकलिस्ट चाहिए होती हैं वो मैंने बताई हुई हैं। कि आपको ITR चाहिए होती है 3 साल की, 5-5.5 लाख के करीब हो, और बैंक में 3-4 लाख रुपये पड़ा हो, 3 से 6 महीने पुराना, और कुछ आपके हाथ में प्रॉपर्टी है तो बहुत बढ़िया। एसेट और लायबिलिटी का एक जो स्टेटमेंट है वो बनवा लीजिए CA साहब से। तो इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस आपके साथ लगती है, और डमी टिकट लगा सकते हैं आप, और होटल बुकिंग डमी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने चेकलिस्ट जो है वो बताई हुई हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। तो मेरे सारे सोशल मीडिया पे हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आती रहती हैं और लोग बहुत प्यार करते हैं। तो शेंगन का कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हमें अप्रोच कर सकता है, तो वो खुल गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। UK की बात करें तो UK ने US के लिए एंड यूरोपियन कंट्री के लिए वीज़ा खोल दिया हुआ है। बट जो इंडिया है वो अभी रेड लिस्ट में है। इंडिया से अभी UK का जो वीज़ा है वो अप्लाई करना मुश्किल हो सकता है, अनटिल और अनलेस कि आप कोई असेंशियल सर्विसेज के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि कोई नॉन ऑप्शनल कैटेगरी आपकी है उसमें फॉल कर रहे हैं, तो फिर तो चांस बन जाता है कि आप UK जा सकते हैं। अदरवाइज़ वैक्सीनेटेड भी होंगे, क्वारंटीन भी होगा, और इंडिया में अभी इंडिया वालों के लिए भी वेलकम नहीं है। US भी ओपन होने जा रहा है, जैसे मैंने बताया कि जो US का बॉर्डर है वो भी बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा, और उम्मीद है कि 7 अगस्त को जो US का है वो ओपन हो सकता है। सो खुशखबरी सभी जगह है। UK में इंडिया के लिए बैन है, कोई बात नहीं, वो भी कवर अप हो जाएगा आने वाले समय में। मैंने कहा कि जो बादल हैं वो हट रहे हैं। सितंबर का मंथ ही रह गया बस आपके लिए, बाकी आप सितंबर के बाद तो बहुत चांसेस आपके कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया में मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि न्यू साउथ वेल्स में सिडनी में आपका जो क्वारंटीन है वो होनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वहाँ पर केसेस अप्रॉक्सीमेटली एकदम बढ़ गए हैं। 300 केसेस ऑस्ट्रेलिया में आए हैं नए, तो अभी मुझे लगता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया वाले आपको अपने बॉर्डर ओपन करेंगे। तो न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा वेटिंग में रहेगा, कनाडा ठीक है, US ठीक रहेगा आपके लिए, UK भी वेट करना पड़ेगा, एंड शेंगन कंट्री आपके लिए वेलकम करती हैं।
तो वर्ड अपडेट में मैंने जैसे बताया पिछले 5-10 मिनट में कि आपको इन कंट्रीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जिस पॉइंट पे मैं आना चाहता था। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये वाली, ये थोड़ा सा दुखी हार्ट से बना रहा हूँ। इट्स डीप हार्टेड की मैं अब क्या बताऊँ आपको कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज़, मुझे कई फ़ोन्स आते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज़ के लिए लोगों को अवेयर करो, बहुत बहुत बड़ी त्रासदियाँ हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में। कैन यू इमेजिन कि जो लास्ट आंकड़े जो हमारे पास है उसमें कुछ जो टीवी हैं, जो टेलीविज़न चैनल्स हैं बहुत हायर लेवल के, नाम तो मैं खैर नहीं लूँगा, उन्होंने ये बताया कि तकरीबन 3600 के करीब 3600 के करीब केस आए हैं इंडिया से कनाडा के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए 3600, और 90% केस जो है अप्रॉक्सीमेटली 3000 केस जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस के हैं वो पंजाब से हैं। अब ये मान के चलिए कि अखबारें बड़ी भरी हुई हैं, आइल्स वाली लड़की चाहिए, 6 बैंड ईच को प्रेफरेंस है, 15 लाख रुपए लगा देंगे, 20 लाख रुपए लगा देंगे, और हम वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेयर होते हैं, फ़ोन करते हैं, और उसमें तो कई कंसल्टेंट हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं, जिन्होंने अपने आप को मैरिज ब्यूरो बना लिया। बहुत दुख से कहना पड़ता है कि देखिए दो वर्ड हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस। अब कॉन्ट्रैक्ट है तो मैरिज कैसे हो सकती है? यदि मैरिज है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का, ये एक बहुत ही अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, और हम इसको प्रमोट करते हैं। जो डिफरेंट कंसल्टेंट्स हैं, अलग लॉबी है उनकी, शायद वो 2-4-5 लाख रुपया बीच में पढ़ के और बना लेते होंगे वो, और कितनी बड़ी दिक्कतें आती हैं। जैसे आपको मालूम है कि पीछे, अब नाम मैं अगेन नहीं लूँगा, कितने लोगों की वहाँ पर डेथ हुई है, लड़कियाँ या लड़के। देखो लड़के लड़के की बात नहीं है, जो भी यहाँ से जाते हैं बाद में वो नहीं बुलाते, बाद में नहीं बुलाते तो यहाँ के जो लड़का है या लड़की है वो हरास महसूस करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, पुलिस केस बनता है, FIR बनती है, या यहाँ पर जो पर्सन है वो डेथ कर लेगा, या वहाँ पर कोई डेथ कर लेगा, सुसाइड कर लेगा। तो आइदर ऑफ द केस, दोनों केसेस में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस को कभी भी माई वीज़ा ओवरसीज़ प्रमोट नहीं करता। मेरे पास, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर आपके पास कोई ऐसे लड़कियाँ होंगी जो 6 बैंड ईच वाली होंगी, तो हमारे विलेज में लड़का है 20 लाख तक लगाने को तैयार है, कोई बताइए कोई लड़की हो तो। अब मैं तो उनको ये कहता हूँ कि हमारा मैरिज ब्यूरो तो है नहीं है, हम तो लीगलाइज्ड एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं। अब एजुकेशनल कंसल्टेंट तो एजुकेशन की बात करिए, प्रोग्राम्स की बात करिए, कोर्सेज़ की बात करिए, कॉलेज की बात करिए, यूनिवर्सिटी की बात करिए, डिप्लोमा की बात करिए, डिग्री की बात करिए, ये मैरिजेस का कहाँ पर चक्कर आ गया। अब कुछ कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं ठीक है जी 2 लाख रुपए लेंगे, हमारे पास लड़की है तो करवा देंगे शादी, बहुत बढ़िया धूमधाम से होगी, वहाँ पर जाके आपके बेटे को बुला लेगी। अब बुलाएगी नहीं बुलाएगी क्या कह सकते हैं, आपको मालूम ही है कितने केस ऐसे आए हैं कि लड़कियाँ चली गई और पीछे जो न्यूली मैरिड जो मेल है उसने सुसाइड कर ली। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबल है, बीच में जो लोग बैठे हैं वो जिम्मेवार है, वो रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? या हमारा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? तो क्वेश्चन तो किसी न किसी को उठाना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से बचिए। आप अपने बेटे को इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि भैया बच्चे तेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तेरे को एक लड़की ले देंगे 6 बैंड ईच वाली, SDS में वो जाएगी, तेरे को 6 महीने बाद, साल बाद वो स्पाउस वीज़ा पे बुला लेगी, तो ऐश कर, तेरे को यहाँ पर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। कितनी अच्छी बात है ये वाली। इनडायरेक्टली हम अपने बच्चे को ये कहते हैं कि तू मत पढ़, तो कितना मुश्किल हो जाता। अब लड़कियों के पेरेंट्स भी जाते हैं लड़कों के पेरेंट्स के पास, लड़की ने 6 बैंड लिए हुए, बताओ जी आप हमें फाइनेंस कर दोगे, हमारे पास तो पैसा नहीं है। अब क्या होगा, लड़के वाले तो जाते ही हैं कि भी हमारा बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बाहर जाए। आपको मालूम है आंकड़े ये कहते हैं कि
27,000 करोड़ रुपया इंडिया से कनाडा जाता है इन टर्म्स ऑफ फ़ी, इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फीस 27,000 करोड़। और बाकी जो पैसा जाता है खाने पीने के लिए एजुकेशन को छोड़ के, वो है 30,000 करोड़। अब देखिए कि कितना पैसा चला गया, तकरीबन 60,000 करोड़ रुपया इंडिया से हर साल जाता है, ख़ासतौर पे पंजाब से जाता है कनाडा। अब पंजाब तो हब बन गया। अब जितने भी लोग यहाँ पर बैठे वो कहते हैं जी पंजाब में तो कोई लाइफ ही नहीं है, हमारा बेटा वहाँ पर जाएगा, क्योंकि वहाँ की चमक दमक देख लेते हैं कि साल 1.5 साल में लोगों ने 4 ट्रक डाल लिए, 2 कोठियाँ डाल ली, तो वो कहता है कि हमारा बच्चा भी ऐसे ही करेगा। अब किस्मत है, मेहनत है, क्यों ना यहाँ पर बच्चे को ये बताया जाए कि बच्चे मेहनत कर, आदत तो पड़े खैर मेहनत करने की, उसके बाद बाहर जाते हैं तो बाहर जाना कोई गलत बात थोड़ा है। कई सदियों से लोग बाहर जाते हैं, सेटल होते हैं, सही तरीके से सेटल होते हैं। ये जो दौर चला कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस का, आज से 15-17 साल पहले की बात करें तो सिस्टर ब्रदर मैरिज करके जा रहे थे, सिस्टर्स ब्रदर मैरिज करके जा रहे थे। कैन यू इमेजिन कि इससे बड़ी मानवता के लिए इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी। और फिर जब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके ने बैन लगाया, वहाँ पर कोई ऐसे क्वेश्चंस किए गए कि जो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही जानते हैं, तो वहाँ पर फेल हो गए और फिर डिपोर्ट और फिर दौर शुरू हो गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस का जो सिस्टम है ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और ये कोई इतना फ्रूटफुल नहीं रहा, आज के दौर में ज़्यादा हो गया, तो सुसाइडल केसेस ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो आप माने कि 3,000 केस यदि पंजाब से आते हैं तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी सोचने की बात है। हम नहीं करना सही, कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा। आपको ही अखबारों में लड़कियों की डिमांड बंद करनी पड़ेगी कि 6 बैंड की लड़की चाहिए, और लड़कों वालों को भी ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि हमें लड़की चाहिए। हम जब तक कैपेबल नहीं होते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप अपने हाथ में तलवार देते हो या कुल्हाड़ी देते हो कि अपने पैर को काट लो। अब ये देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी बुरी बात है। देखो मैं पहले तो एजुकेटिव वीडियो बनाता आ रहा हूँ, ये अवेयरनेस की वीडियो है। अब कई लोगों को ये बुरी लगेगी, कोई अच्छी लगेगी, अब मिक्सअप तो होता ही होता है, सभी को तो सभी कुछ पसंद नहीं आता, बट जो एथिक्स है वो चले चाहिए। अब माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो मैं भी बोलूँगा, आप भी बोलोगे, आप कोई पसंद करे ना करे, इसमें क्या बात कहते हैं, ये तो धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हमें वो चीज़ करनी चाहिए जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल है, जहाँ पर हमारी आंखें नीचे लेवल पे ना आ जाएं कि हम क्या कर रहे हैं, हम लड़की के साथ धोखा दे रहे हैं या लड़के को धोखा दे रहे हैं। हमारे लिए दोनों बराबर हैं, हम किसी लड़के या लड़की के बारे में नहीं बात कर रहे, मैं तो एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि सिस्टम हमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस के खिलाफ यदि हम नहीं जाते तो ऐसे ही हम अपने बेटियों और बेटों को खोते चले जाएंगे। नतीजा आपके सामने है और डिसीजन आपने लेना है और आपने देखना है कि आपने आगे कैसे चलना है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस के बारे में मैंने दिल से बोला कि स्टॉप करिए, नुकसान होगा। आयल सेंटर के बाद भीड़ मत लगाइए कि कोई लड़की मिल जाए 6 बैंड वाली तो हम 15 से 20 लाख रुपया देने को तैयार है। रुकिए इस चीज़ पे, समझ लीजिए कि आप सुसाइडल और डेथ नोट्स की तैयारी कर रहे हैं। 100 में से एक आधा केस या 1000 में से एक आधा केस कुछ आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सेटिंग हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, उस चीज़ को हम नहीं प्रमोट कर सकते। रेस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। लड़की गई, फ़ोन मान लीजिए स्विच ऑफ हो गया, 2-4 दिन फ़ोन नहीं चल रहा, तो यहाँ पर जो उसके पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे कि लड़की बस अब दोबारा फ़ोन नहीं करेगी, वो तो हाथ से गई, हमारा 20 लाख ले गई, हम तो ख़त्म। और यदि 2-4 दिन और हरासमेंट होगी तो लड़का यहाँ पर क्या करता है, वो सुसाइड कर लेता है, क्योंकि समाज को मुंह दिखाने वाला नहीं रहता है कि लड़की को 20 लाख दिया था वो तो वापस आई नहीं। और वहाँ हो सकता है कि वो वहाँ पर किसी के और से सेटिंग कर ले, कोई सिटीजन पर्सन मिल जाए। कई चीज़ें समय के साथ बदल जाती हैं, तो हमें इन चीज़ों को पहले ही देख के चलना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस अवॉइड करिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के साथ साथ एक इंडस्ट्री में एक काम शुरू हो गया पैकेजेस का।
अब पैकेजेस अच्छे हैं बुरे हैं, ये आपने देखना। हम तो खैर माई वीज़ा ओवरसीज़ तो कभी पैकेजेस ना प्रमोट किया है, ना ही करेंगे, और ये भी हम समझते हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिस है, नहीं करनी चाहिए। बट अब देखिए 16,000 से ऊपर पंजाब में कंसल्टेंट है और 1200 से ऊपर लुधियाना में कंसल्टेंट है। अब 16,000 17,000 कंसल्टेंट को तो हम बता नहीं सकते, ना समझा सकते हैं। और अब बात करेंगे तो नेचुरली कि वो सोचेंगे कि आप नहीं करते तो आप क्यों कह रहे हो कि हम ना करें, हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानते हैं। बट होता क्या है कि पैकेजेस के जब हम काम शुरू करते हैं, जब हम कहते हैं कि फ़ीस आपकी 7 लाख रुपया आप मत भरिए, हम भर देंगे, इसके इन टर्म्स में आपसे 2 लाख रुपये फालतू ले लेंगे। जब वीज़ा लग जाएगा आप हमें 7 की बजाय 9 लाख दे देना। GIC भी हम लगा लेंगे तो उसका भी 6 बनता है, 7 लाख दे देना। एम्बेसी फ़ीस भी हम भर देंगे, 15,000 एम्बेसी फ़ीस है, हुई तो हुई, नहीं हुई तो फिर उसके बदले में भी हम आपसे कुछ पैसा ले लेंगे। तो ओवरऑल 3-4 लाख रुपया फालतू ले लेते हैं कि हमने आपका 70-80 हज़ार रुपया वीज़ा ना लगने पे बचा दिया। वीज़ा नहीं लगेगा तो हमारा लॉस होगा, वीज़ा लग गया तो आप हमें 4 से 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा हम कह के लेते हैं, तो ये आप हमें दे देना। अब होता क्या है कि पैकेज सिस्टम में स्टूडेंट को मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जा रहे हैं। कंसल्टेंट ये सोचता है कि ये सामी जो है, ये जो पर्सन है, ये मेरे लिए 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है। तो यदि मैंने इसका कुछ SOP में कुछ ऐसा लिख दिया, वीज़ा आ जाए, क्योंकि मोटिव तो ये होता है कि बस साम दाम दंड बेस से वीज़ा आ जाए। तो होता क्या है कि बीच में कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाल दिया, बीच में कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन का सर्टिफिकेट डाल दिया, अब स्टूडेंट को मालूम नहीं है। तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, वीज़ा लग भी जाए तब भी खराब। क्यों? वीज़ा लग गया, स्टूडेंट लैंड कर रहा है, इमिग्रेशन ऑफिसर जो वहाँ पर इमिग्रेशन के ऑफिसर हैं उनसे पूछताछ होती है कि आपका कोर्स क्या है, कहाँ जा रहे हो आप पीछे आपको मालूम है कि एक टोरंटो का केस था, उसको वैंकूवर भेज दिया कि भैया वहाँ पर हमारी सेटिंग है तो तुम वैंकूवर से टोरंटो आ जाना दोबारा, कि वो 5 लाख रुपए दे के गया था। स्टोरी बहुत बड़ी है, वो छोड़ देते हैं, वो मोटिव नहीं है किसी भी कंसल्टेंट के बारे में बात करना। बात यह कि प्रोसेस गलत हो गया, कंसल्टेंट ने वीज़ा लगा के दे दिया, बट एंड ऑफ द डे स्टूडेंट डिपोर्ट हो गया। तो अब कंसल्टेंट कह रहा है कि मैंने तो वीज़ा लगवा दिया, बट इन टर्म्स ऑफ कहीं ना कहीं स्टूडेंट की भी गलती होती है, और कंसल्टेंट तो खैर वो कहते हैं कि 3-4-5 लाख रुपए आ जाए महीना 2 महीने में, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम तो 50 वीज़ा लगाएंगे और अब 50 को आप 2 लाख से भी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बन जाता है। 1-2 महीने में 1-2 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, और BMW कारें और मर्सिडीज तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। बट जो दूसरे कंसल्टेंट अच्छे कंसल्टेंट हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी भारी चुनौती बन जाती है। जो तो हम जैसे कंसल्टेंट हैं, हमने तो अपने पास से डाइवर्ट होना नहीं है, हम कोई लाखों के पीछे तो भागते नहीं हैं। वीज़ा लगने के बाद हम अपने नॉमिनल चार्ज लेते हैं, कोई ना भी दे हम कहें चलो कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आप नहीं दे सकते कोई बात नहीं, बट हम लाखों में चार्ज नहीं करते। अब स्टूडेंट हमारे पास आता है कि सर पैकेज करते हो, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं करते। सर वो तो करता है, सर वो तो ऐसे करते हैं, वो तो ऐसे करते हैं। तो मार्केट इन टर्म्स ऑफ खराब हो जाती है, अच्छे कंसल्टेंट का भी जीना दूभर हो जाता है। माल प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में आती है ये पैकेजेस में कंसल्टेंट क्या बोलते हैं कि सर फीस भी तो आपकी लगा रहे हैं हम, यदि 1-2 लाख फालतू ले लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है आपको, एम्बेसी फीस भी तो लगा रहे हैं आपकी, और भी कई खर्चे कर रहे हैं। आपने क्या किया, आपने GIC क्या, वो तो आपके पास ही, जब मर्जी आप एन कैश करा लो जब आपका वीज़ा नहीं लगता। तो अब कौन से वो सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये आपको क्या मालूम। तो अवेयर हो जाइए कि पैकेजेस मत करिए, अच्छे कंसल्टेंट पैकेजेस नहीं करते, और अब 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपया कमा रहे हैं तो वो कहते ठीक है जी 14,000, 15,000 रुपये वैसी फीस लगा देते हैं। तो अवेयरनेस की वीडियो है, कोई किसी पे ये आघात नहीं है, किसी पर ये वार नहीं है। अच्छे कंसल्टेंट अच्छे रहेंगे, और दूसरे जो कंसल्टेंट है वो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए आते हैं, वो चले जाते हैं। अच्छे कंसल्टेंट जो होते हैं वो एजुकेटिव होते हैं, उनका एक सोशल सर्कल होता है, उनको नॉलेज होती है, उनको मालूम होता है कि काम कैसे करना है। वो लॉन्ग टर्म की रेस में विश्वास करते हैं। शॉर्ट टर्म कहते हैं कि 5 लाख रुपए पर केस कमाओ, 50 लाख करो, 2.5 करोड़ कमाओ, आगे चलिए। उसको ब्याज पे देंगे, क्या करेंगे, वो बात की बात है। मोटी मोटी बात है कि पैकेजेस हमें नहीं करने चाहिए। तीसरी बात, मुझे और कई फ़ोन आते हैं कि सर
शेंगन का वीज़ा तो खुल गया और आप फेसबुक पे भी आते हो, आपका यूट्यूब चैनल भी है, आपको नॉलेज भी है, तो सर हमें अब आप ना हमें शेंगन रीच करवा दो। अब रीच तो मेरे कान में वर्ड आती नहीं है, रीच का मतलब क्या होता है? सर 12 लाख की डील कर लेते हैं, लाख रुपए पहले ले लो, 11 लाख रुपए बाद में ले लेना, रीच करवा दो। पैसा जो देंगे आपको वीज़ा लगने के बाद या पहुंचने के बाद। अब हम कहते हैं कि आप मुझे 12 लाख देने को तैयार हो और मैं आपसे 10,000 रुपये लेने को तैयार हूं। अब 12 लाख में एक कंसल्टेंट क्या करेगा? आपको मालूम है क्या करता है वो कंसल्टेंट? मेजरली 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं किसी भी विजिटर वीज़ा में, किसी भी टूरिस्ट वीज़ा में, चाहे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस हो। मेजरली 3 जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें पहला डॉक्यूमेंट क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न्स, ITRs। उसको फॉर्म 16 कह लो, जमाबंदी फॉर्म कह लो, जे फॉर्म कह लो, वो बात की बात है। बट मेन होता है कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, योर सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका, वो लगेगा आपका फेक। वो 12 लाख की बात है, जो 12 लाख रुपए लेते हैं उसमें वो इंजेक्ट करते हैं। दूसरी बात, बैंकिंग। कंसल्टेंट कहता है जी मैं खुद पैसे डाल दूंगा, जी आपके पास 3, 4, 5 लाख का मैं अकाउंट फ्रीज करा दूंगा आपका। देखो कितनी बड़ी बात है। तीसरा, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चाहिए होती है, वो मैं लगवा दूंगा सर, आपकी कोई बात नहीं, आपका नाम ये है तो मैं कोई प्रॉपर्टी देख लूँ आपके नाम की मिलती जुलती, वहाँ पर कर देंगे सर, आप चिंता मत करो। तीनों चीज़ें आपके लिए बॉम्ब। पैसा दिया 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, चलो वीज़ा लग गया। उसके बाद वहाँ पर जाएंगे तो स्टे होगी 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। शेंगन में तो इससे बड़ी स्टे मिलेगी नहीं आपको। आप एक्चुअली सी वीज़ा कैटेगरी में जाएंगे तो 89 डेज से कम ही जाएंगे आपको। 1 साल का वीज़ा तो डी कैटेगरी में मिलेगा आपको, जो स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा के केस लेंगे आप। तो 10-12 दिन के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर आप आगे क्या करेंगे तो वो आपको मालूम है। अदरवाइज़ आप डिपोर्ट हो जाएंगे, कोई जेल हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसी घटना होगी, तो पेरेंट्स सोचेंगे कि 12 लाख रुपये लगा दिया और बच्चा भी अभी हाथ में नहीं है। हम कहते हैं कि शेंगन का वीज़ा 7200 में मिल रहा है, 7200 रुपया में यदि शेंगन का वीज़ा मिल रहा है तो 12 लाख क्यों? मतलब आप इनडायरेक्ट कंसल्टेंट को ये कहते हो कि मेरा जाली सर्टिफिकेट बना दे, मेरा एक्सपीरियंस भी जाली कर दे, मेरा ITR भी जाली कर दे, मेरा बैंक भी जाली कर दे, मेरे को प्रॉपर्टी का भी जाली कर दे। बस अब कंसल्टेंट तो शुक्र है कि वो पासपोर्ट मांग लेते हैं, अदरवाइज वो पासपोर्ट भी जाली लगा दें। इतनी बुरी हालत हो चुकी है, पैसे के पीछे इतनी भागम भाग हो चुकी है, मैं आपको बता नहीं सकता। जेन्युइन पैसा कमाएंगे तो भगवान भी उस पर कृपा दृष्टि रखता है। आप किसी भी धर्म को मानते हो, सब धर्मों में लिखा हुआ है कि यदि आप अपनी किर्त कमाई करोगे, अपने दशानुओं की किर्त कमाई करोगे तो उसमें तो फिर भगवान भी आगे आके आपको आशीर्वाद देता है। यदि आप दूसरे की पॉकेट को लूट का सामान समझोगे कि निकालो जितना निकालना है, तो फिर कितनी दिन की ज़िंदगी है। तो अवेयरनेस वीडियो पैकेजेस मत करिए, कॉन्टैक्ट मैरिजेस मत करिए, और रीच एंड पेमेंट आफ्टर वीज़ा की बात मत करिए। पेमेंट आफ्टर वीज़ा हमेशा ही आपका जाली काम होगा। कंसल्टेंट, अब कंसल्टेंट वर्ड तो बड़ा अच्छा वर्ड है, एजेंट जो होते हैं वो आपके कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ऐसा घपला करेंगे जो कि आपको नहीं मालूम होगा कि ये कुछ होने जा रहा है। तो ये देखिए आपने कैसे करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एजुकेशन की बात करें तो सर आइल्स का सर्टिफिकेट आपका बना देंगे, 7 बैंड होगा तो लेंगे 7 लाख रुपया, एंड 6 बैंड हो गए तो लेंगे 5 लाख रुपया। तो लाखों में बातें होती हैं, बनाना किसने है? स्टूडेंट की खुद की मेहनत होती है। 6 बैंड आ गए तो हाँ जी हमें 6 लाख रुपए दे दो जी, 7 लाख रुपए दे दो जी। हमारी तो सेटिंग है जी। किसी की भी IDP के साथ या ब्रिटिश काउंसिल, खैर अब तो IDP का आपका जो पेपर होगा वो एग्ज़ाम लेंगे। कौन सेटिंग करता है, कौन है? किसी को देखा किसी ने? बची इन चीज़ों से लाखों। अब आइल्स नहीं हो रही, लड़की को 15 लाख रुपए देंगे जाने के लिए, चलो 7 लाख का आइल्स का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, वो भी फ्रॉड। सर आपकी हमारी ना एम्बेसी में सेटिंग है, वो करवा देंगे। तो कौन सी सेटिंग है भाई? सेटिंग होती सारा पंजाबी उनके पीछे चलता, सारा इंडिया उनके पीछे लग जाता। कई लोग तो कहते हैं जी आपका वीज़ा 5 दिन में लगा लेंगे। अब प्रोसेसिंग टाइम मान लीजिए 14 डेज, 15 डेज, 21 डेज का है, अब वो कहते हैं जी 5 दिन में वीज़ा लग जाएगा।
और हम भी मान लेते हैं, देखिए हम भी मान लेते हैं कि ठीक है जी, ये लीजिए 5 लाख रुपया, ये लीजिए 10 लाख की बात होगी, 2 लाख एडवांस लीजिए, ये हो गया वो हो गया। अब बंदा भाग गया तो फ़ोन पुलिस को, FIR करो जी, पीछे पीछे भागो जी, सोशल मीडिया पे डाल दो जी, ये बंदे को उसने देखा है, मुझे बताइए, मैं लाख रुपये उसको नाम दूंगा जी। तो खुद तो हम अंधे कुएं में छलांग लगाते हैं और फिर कहते हैं कि पैराशूट कहाँ पर है, वो नहीं मिलने वाला। जितनी भी मैंने आधे घंटे में बात की है, कहीं पर भी ऐसे एजेंट को प्रमोट करने की बात नहीं की गई जहाँ जो आपसे 30-30 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपये लेते हैं। बचिए। सो एजुकेटिव वीडियो आज नहीं थी, बट अवेयरनेस की वीडियो थी। और हमारी मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि जब भी हम फ्राइडे को आपके पास आएँ, आपके सामने आएँ, 5 to 5:30 लोग वेट करते हैं, तो उसमें आपका भला हो। पैसे मत दीजिए। जो चीज़ें आपकी 7,000, 10,000, 12,000 में लगती हैं, वो क्यों? यूके का वीज़ा कहते हैं जी हम इंश्योरेंस आप ऐसे करो, हम डाल देंगे, फ़ीस हम डाल देंगे, एम्बेसी फ़ीस आप डालिए। अब एम्बेसी फ़ीस 35,000 रुपया फ़ीस है यूके की। अब वीज़ा नहीं लगेगा तो नुकसान तो आपका ही है ना। अब वो 3-3 लाख रुपये फालतू ले रहे हैं, किस चीज़ का ले रहे हैं? खैर, सो पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप बात सुनते हैं और सपोर्ट करते हैं। कई बार तो मुझे ये लगता है कि मैं अकेले ही बोल रहा हूँ, बट जब मुझे फ़ोन कॉल्स आती हैं कि सर हम आपके साथ हैं, आप जो भी अवेयर कर रहे हो और एक समाज का भला है, उस समाज का मैं भी पार्ट हूँ। हमारे भी बच्चे जब समाज में आते हैं तो अब मैं ड्राइविंग गलत कर रहा हूँ, अब मैं किसी को मार रहा हूँ तो कोई ना कोई ड्राइविंग गलत करके मुझे भी मारेगा। तो क्यों ना सही ड्राइविंग करिए, ड्राइविंग इन द सेंस ऑफ सही समाज को हम आगे लेके जाएं। और कंसल्टेंट्स आपका भगवान होते हैं, जैसे डॉक्टर्स आपका भगवान है, कंसल्टेंट आपका भगवान है। तो क्यों ना हम उस कैटेगरी में आएँ कि सभी हमारे परिवार के हैं। हमने क्या ज़रूरत है लाखों में डीलिंग करने के लिए? एक ही लोग से एक ही, अब डॉक्टर ऐसा करने जाए तो अब मान लो कोई कंसल्टेंट है, वो 20-20, 30 लाख रुपए ले रहा है। अब उसका मान लो बेटा बीमार हो गया और डॉक्टर कहता है मैं 50 लाख रुपये लूँगा, अब नुकसान हो गया ना उसका। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम करेंगे वैसे ही हम भरेंगे। तो टाइमिंग इजाज़त नहीं दे रहा, टाइमिंग पहले इजाज़त ले लिया मैंने। और आपका बहुत बहुत थैंक्स। अगली बार कुछ अवेयरनेस प्लस एजुकेटिव वीडियोस साथ में लेके आऊँगा आपके मैं, वो बात करेंगे। और नेक्स्ट फ्राइडे तक मुझे दीजिए इजाज़त। शाम को 5 बजे नेक्स्ट शुक्रवार को दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। थैंक यू सो मच।